Very good morning students. Today we're going to start with the new chapter Sectors of Indian Economy. आज हम इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। तो स्टार्ट हम करते हैं। हमारा स्टार्टिंग में है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि आपने पहले भी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, 3 सेक्टर्स जो होते हैं, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टेरिटरी सेक्टर है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या है हमारा? व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हमारी प्राइमरी सेक्टर में जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स लेते हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर में फसलें वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, ये सारा का सारा हमें कहाँ से मिलता है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसी से हमारी लैंड से मिलता है, राइट। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? इट कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल products are changed into other forms through ways of manufacturing. It is also called industrial sector. So secondary sector में क्या होता है? secondary sector में हमारे पास जो natural resources के प्रोडक्ट जो बनके हमारे पास मिलते हैं उसको बदल देते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग। उसको मैन्युफैक्चरिंग करके हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो आता है सारा। जैसे कि आपका क्रॉप्स वगैरह होगी, वो क्या की जाती है, उनके और भी प्रोडक्ट बनते हैं, वो आपको दूसरे तरीके से फिर आपको शॉप वगैरह से खरीदते हो। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी खरीद के यूज़ करते हो वो आपका प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा। बट जब वो इंडस्ट्री में जाता है, मैन्युफैक्चर होके उसमें और एडिशनल उसकी चेंजेस करके मिलता है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आपका प्राइमरी सेक्टर से कॉटन आता है, बट आपको क्लॉथ जो आपको मिलते हैं वो आप इंडस्ट्रियल से मैन्युफैक्चर होके ही आते हैं आपके पास, राइट। सो थर्ड सेक्टर है हमारा टेरिटरी सेक्टर। These are the activity that help in the development of primary and secondary sector. These activity by themselves do not produce good, but they are an add and support to the production process. देखो प्राइमरी सेक्टर और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ से क्या, प्राइमरी से नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट आते हैं, सेकेंडरी से नेचुरल रिसोर्सेज से जो उनको कन्वर्ट किया वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड आगे करता है सर्विस सेक्टर होता है। जैसे कि अब टेरिटरी सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर, इसमें गुड्स इनके पास नहीं होती हैं, ये दूसरे सेक्टर से ही लेके आगे करते हैं। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन आता है सर्विस सेक्टर में, आपका टेरिटरी सेक्टर में। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट होगा उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर। चाहे आप प्राइमरी सेक्टर से कोई भी प्रोडक्ट लेके लो, चाहे आप सेकेंडरी सेक्टर से प्रोडक्ट कोई भी लेके चलो, वो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? कम्युनिकेशन में भी ऐसा होता है। सेकेंडरी सेक्टर से आपके हैंडसेट वगैरह प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं सर्विस सेक्टर में, और उन्हीं को इस्तेमाल करके आपको सर्विसेज मिलती हैं। इसमें ज़्यादातर सर्विस दी जाती है, कोई भी काम होगा वो सर्विस के वे में आपको दी जाती है टेरिटरी सेक्टर में। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। So students, I'm here Ram Singh and I'm here because I'm your subject teacher. So before we begin to the next topic, you may think about the subscribe and like the video. So next one is the growing importance of territory sector. टेरिटरी सेक्टर आपने पढ़ लिया, जो सर्विस सेक्टर होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इन एनी कंट्री सेवरियल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट, टेलीग्राम सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी आर required. As you know that these all services are required by the citizen of the individual country or the country of all. तो ये सब सर्विसेज सबको चाहिए। तो जब ज़्यादा सर्विस चाहिए होगी तो क्या चाहिए, फिर इसकी इम्पोर्टेंस तो बढ़ेगी, ज़रूरत होगी तो हमें ये चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, वो तो डेवलपमेंट करेंगे जब, तो क्या होगी, सर्विसेज की भी नीड्स बढ़ जाएंगी। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फसल हो रही होगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमें ज़्यादा चाहिए। इसके कारण क्या होगा, ट्रेड भी बढ़ेगा, हमारे लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए। और जब ग्रेटर डेवलपमेंट होगी प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में, तो ऑब्वियसली ये डिमांड करेंगे और ज़्यादा सर्विसेज की, जिसके कारण इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, टेरिटरी सेक्टर को मिलेगी। इसी के साथ इम्पोर्टेंस, जब इनकम राइज होती है तो कुछ
सेक्शन होती है एक पीपल की या लोग की, वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं अच्छी सर्विस के लिए। इसलिए टेरिटरी सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस और ज़्यादा मिलती है और बढ़ रही है। जैसे कि कैसे हम अब इनकम राइज कर रही है तो इसका कैसे डिमांड होगी, किस तरह की सर्विसेज होगी। देखो टूरिज्म, लोग घूमने फिरने जाते हैं, शॉपिंग वगैरह ज़्यादा हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे, और लोग क्या करेंगे, गांव से मूव करेंगे वो बड़ी सिटीज से, बिग सिटीज़ में वो क्या स्पेशली रहने के लिए करेंगे, तो सर्विसेज भी ऑब्वियसली उनको चाहिए होंगी। और साथ ही साथ over the past decade are certain new services such as those based on information and communication technology have been important and essential। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक दशक से क्या हो गया कि बहुत सारे न्यू इंफॉर्मेशन बेस्ड या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट और एसेंशियल सर्विसेज हो गई है। जैसे आप अब 4G इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल सर्विसेज होगी, ये सारी की सारी किस में आती है, टेरिटरी सेक्टर में ही आती हैं। और ये सब क्या करता है, इंपॉर्टेंस बढ़ाता है किसकी, टेरिटरी सेक्टर की। सो नेक्स्ट वन इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम GDP भी कहते हैं। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर provides the total production of the sector for that year, and sum of production in 3 sectors of give gross domestic product, that is GDP of the country. It is the value of all final goods and services produced within the country during a particular year. So GDP क्या होता है? GDP जो फाइनल गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स मतलब जो परचेज के लिए, जो सेल करने के लिए तैयार हो चुकी होती हैं, उनकी वैल्यू, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, सभी सेक्टर से हो, और वो एक पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं, जितनी भी प्रोडक्शन होती है सभी सेक्टर्स में पूरे साल के बीच में, वो क्या कहलाती है, उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं GDP। इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि तीनों सेक्टर का सम ऑफ प्रोडक्शन, तीनों सेक्टर में जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स की बात कर रहा हूँ, उसको कहेंगे हम GDP, जो कि GDP क्या होती है, कंट्री की होती है। सो आफ्टर GDP वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसको आप डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हो। क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? This is a situation of where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in a contrast to the someone who does not have a job. Hence, it is also called disguised unemployment. अंडर एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन होती है? ऐसी सिचुएशन यहाँ पे लोग काम तो करते हैं बट वहाँ पे काम कम मिलता है उसकी पोटेंशियल के हिसाब से। यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है पर फिर भी वो काम कर रहा है, या ऐसे कह सकते हो कि उसके पास काम तो है बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसकी पूरी पोटेंशियल जो उसका कैलिबर वो अच्छे तरीके से अपना अप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसको हम डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। So next one is मनरेगा, that is a National Rural Employment Guarantee Act 2005, जिसको हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी कहते हैं। मनरेगा 2005 है और इसमें क्या प्रोविजन है? इसमें ये प्रोविजन है कि 100 डेज वर्क गारंटी इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या देती है कि 100 दिन का रोजगार देती है, किसको? लोगों को, सिटीजन को देती है कि वो 100 दिन का रोजगार पा सकते हैं गवर्नमेंट से। If government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance। तो अगर गवर्नमेंट क्या कर पाती है, गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती, तो वो क्या देगी? आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, पैसे देगी आपको कि आपको काम हम नहीं दे पाए हैं। और किस तरह का काम होगा? टाइप ऑफ वर्क्स गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ लैंड। खेतों में काम करने के लिए मिलेगा आपको। ये ज़्यादातर लेबर या मैनुअल वर्क के लिए ही होता है, इसमें ज़्यादातर मैनुअल वर्क करवाया जाता है। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स। तो जो हमारी ये जो सेक्टर्स हैं, इकॉनमी है, वो किसमें है? 2 सेक्टर में डिवाइडेड है। एक तो है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो आप कह सकते हो जैसे गवर्नमेंट
एम्प्लॉयमेंट है वो वाला सेक्टर है, जिसमें क्या होता है कि रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो रेगुलर टर्म्स होती है उनकी, उनका टर्म्स स्पेसिफाइड होता है, रजिस्टर होता है वो गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। बहुत से रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या करने पड़ते हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज हो गया, कोई स्कूल हो गया, ठीक है, ये सभी इसी में आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और इसमें क्या होते हैं, कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, जिसको वो फॉलो करके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, और जो भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो भी उसको क्या करते हैं, एक फॉर्मल प्रोसेस या प्रोसीजर के तहत ही देते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और ज़्यादातर वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं। स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, रूल्स जरूर होते हैं बट वो नेसेसरी नहीं है कि वो फॉलो भी हो पा रहे हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली, वो ज़्यादातर प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है वो सिक्योर नहीं है, आपको क्या पता कभी भी निकाल सकते हैं जॉब से। तो ये अनऑर्गेनाइज में क्या रहती है, डिसएडवांटेज रहती है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। So students, let's recap all the topics that we had read in this chapter and understand. First one is a 3 sector, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 सेक्टर्स थे। उसके बाद था ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर, हमारा जो टेरिटरी सेक्टर है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है। उसके बाद हमने पढ़ा है और समझा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आपने पढ़ा। मनरेगा 2005 जो मनरेगा एक्ट था, नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो था, उसमें भी आपको उसके बारे में पढ़ा और समझा आपने। और लास्ट में आपने पढ़ा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके पॉइंट्स भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you may drop a comment below. Thank you all.